आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकारों को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इन सभी को आज कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से 5 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 से 8 मार्क्स आपको यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटा रूप। ठीक है ना। समास यानी कि छोटा रूप। जब किन्हीं दो शब्दों या शब्दों से अधिक शब्दों से मेल से कोई नया शब्द छोटा शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। तो आपको ये डिफिनीशन को याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि समास दो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन, ऑप्शन चौराहा यानी कि चार राहा। ठीक है ना। यानी कि दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं उसे समास कहते हैं। समास के मुख्यतः तौर पे 6 प्रकार होते हैं। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछ ले जाते हैं कि बताइए समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो ये सभी को कैसे याद रखना है, बहुत ही आसान भाषा में इन सभी को समझाएंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहते किसे हैं, पहले इसके बारे में डिफिनीशन को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में शॉर्ट समझेंगे। इस समास में शब्द का प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी कि जो पहला शब्द होगा यह अव्यय होगा और इसका अर्थ प्रधान होगा, इसलिए इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो आपको डिफिनीशन को समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल में देख लेना है कि यदि शुरुआत में प्रति, ठीक है, यथा या आ, ठीक है, इस प्रकार के यदि आपको जो भी एग्जाम्पल मिले आपको समझ लेना है कि यह अव्ययभाव समास है। और जो एक जैसे मिले, ठीक है ना, एक जैसे जो भी शब्द मिलेंगे वह भी अव्ययभाव समास होगा। जैसे रातों रात, ठीक है ना, रातों रात, कल कल, ऐसे शब्द मिलेंगे तो वो भी अव्ययभाव समास होंगे, यानी कि एक जैसा शब्द। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। आपको इन सभी में देखने को मिल रहा है शुरुआत में प्रति, यथा और आ। इस प्रकार के आपको जब भी मिले तो आपको समझ लेना है कि यह अव्ययभाव समास है। और एक मिल सकता है आपको भर, ठीक है ना, भर पेट, ठीक है, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो आपको देख लेना है यह अव्ययभाव समास है। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में डिफिनीशन बहुत दिया हुआ है, तो पहले डिफिनीशन को देख लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। यह कारक से जुड़ा होता है, कारक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यह कारक से जुड़ा होता है, जो उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं उसी के साथ जुड़ा होता है। विग्रह करने पर जो कारक प्रकट होता है, यानी कि उसे तोड़ने पे, अलग अलग करने पे जो कारक प्रकट होता है, उसी कारक के अनुसार समास का उप प्रकार निर्धारित किया जाता है, यानी कि तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं, परंतु उतना डीप में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इतना ही याद रखें। इस समास में दो पदों के बीच कारक चिन्ह चिन्हित होते हैं, ठीक है ना। इससे एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसके बीच में जो कारक के विभक्ति चिन्ह है यह चिन्हित होते हैं, या तो यह लोभ भी हो सकता है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए किसका दूसरा पद प्रधान होता है।
तो वह है तत्पुरुष समास। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला है तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी कृत, यहाँ पे के द्वारा दिया गया हुआ है, यानी कि कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसे कर्ण तत्पुरुष भी कहा जा सकता है, तो इसीलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। देश के लिए भक्ति, यानी कि देशभक्ति, ठीक है ना, इसमें भी कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये भी जो कि तत्पुरुष समास है, जिसमें भी कारक चिन्ह है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजमहल, यानी कि राजा का महल, रसोई घर, यानी कि रसोई का घर। इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल आपको मिले तो आपको समझ लेना है कि यह तत्पुरुष समास है। इसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप पहले इन सभी डिफिनेशन को समझ ले, जिससे आपको आसानी से वे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मोस्ट वीवीआई, यही आपको याद रखना है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और शब्द विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से जुड़कर बनते हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें विशेषण और विशेष से देखने को मिले, तो विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि सीधे तौर पे आपको याद रखना है कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होते हैं, मात्र 4-5 से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल को याद रखना है। पहला है चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण है, ठीक है ना, इसमें विशेष्य का प्रयोग किया गया है। नील गगन, ठीक है, नीला है गगन जो, नील गाय, यह भी इसका एग्जाम्पल है, नीला गाय। चंद्रमुख, यानी कि चंद्र में जैसा मुख है, इसमें उपमेय उपमान का प्रयोग किया गया है। चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा जैसा मुख है, तो ये सभी एग्जाम्पल कर्मधारय समास का है। आप यदि एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे तो आपको ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है द्विगु समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, इसमें भी आपको याद रखना है कि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्या वाचक हो। इसमें उत्तर पद तो प्रधान होता ही है, परंतु इसमें जो पहला पद होगा यह संख्या वाचक होगा, ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ संख्या को देखना होगा कि इसमें कौन सी संख्या दिया हुआ है, संख्या के बारे में प्रयोग किया है कि नहीं किया गया है। जैसे त्रिलोकों का समाहार, यानी कि त्रिलोक, इस प्रकार होगा, तो आपको समझ लेना है कि इसमें 3 संख्या है। पंचवटी, यानी कि इसमें 5 संख्या है, तो इसमें भी संख्या आ रहा है, तो द्विगु समास। 3 भवनों का समाहार, यानी कि 3 भवन, ठीक है ना, इसमें भी 3 आ रहा है, तो त्रिभुवन। षष्ठभुज, तो उसमें 60 भुजा आ रहा है, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो आपको इसे नाम से ही याद रखना है, द्वंद्व, यानी कि 2 बार एक जैसा आया हुआ है, तो आपको ऐसे भी मिल सकता है। द्वंद्व समास दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अधिकतर एक दूसरे पद के विपरीत होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। कोई भी पद छिपा हुआ नहीं रहता है, यानी कि इसके जो पद होते हैं यह छिपा हुआ नहीं रहता है। जैसे जलवायु, ठीक है, अपना पराया, ठीक है, जब भी आपको देखने को मिल जाए एक मतलब कि उसके अपोजिट, अपना पराया, जिसमें भी आपको इस प्रकार के दिखे तो आपको समझ लेना है कि यह द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, आज कल, ठीक है ना, कल और आज, सुबह और शाम, ठीक है, राजा और रानी, इस प्रकार के जब भी आपको एग्जाम्पल मिले तो आपको समझ लेना है कि यह द्वंद्व समास है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। अब अंतिम है बहुब्री समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो या 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हो और वह तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है ना, इसमें कोई भी पद प्रधान न हो
या दो से अधिक पद मिलकर तीसरा पद बनाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसका, अर्थात शिव। जिसमें भी आपको अर्थात यानी कि ऐसा मिल जाए तो वो समझ लेना है कि बहुब्रीहि समास है, यानी कि तीसरा पद के बारे में बताया जा रहा है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात शिव, ठीक है ना, अर्थात गणेश, ठीक है। लंबोदर यानी कि गणेश, इसमें भी तीसरा पद के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि विशेष। तो यह भी बहुब्रीहि समास होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा।